जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार राहुल बिंद्रा अहमद में। प्यारे साथियों, जिन भाई का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम है वो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से और गहराई से देखना है, क्योंकि जिनका भी 6 और 7 को एग्जाम होने वाले हैं ये वीडियो उनके लिए स्पेशल होने, क्योंकि यही प्रश्न आपके 100% छपने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये हम लोग 2021, 22 और 23 के हैं, तो 21, 22, 23 प्रीवियस ईयर सारे निचोड़ हम लोग निकाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है साथियों। तो अगर आप चैनल पे नए तो उसे सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। तो पहला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यही प्रश्न आएगा प्यारे साथियों, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। देखिए, पहला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपके ट्रिपल एस यानी यूपी ट्रिपल एस सी 15 अक्टूबर 2022 यानी सेकेंड पारी में पूछा गया, यानी सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सारे प्रश्न हम लोग कवर करने वाले हैं, लगभग इसमें 200 प्लस आपका प्रश्न होने वाला है। क्या साथियों, तो लगभग इसमें 200 प्लस आपका प्रश्न होने वाले हैं और सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है, क्योंकि यही प्रश्न छपने वाले हैं साथियों। दूसरा प्रश्न देखते हैं पैसे। दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ की देखिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ, दूसरा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। कौन सी गैस है जो ग्लोबल हार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका ग्रीन हाउस गैस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपोर्टेंट सारे प्रश्न प्यार साथियों, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को आपको वीडियो कम से कम 2 या 3 बार जरूर देख के जाना है। तीसरा प्रश्न प्रश्न क्या है साथियों की जीएमटी क्या है, तो जीएमटी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जीएमटी का पूर्ण रूप जो होता है साथियों ग्रीनविच। क्या है, तो ग्रीनविच मीन टाइम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के मिलेंगे साथियों, और यही प्रश्न इस साल के एग्जाम में रिपीट करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और गहराई से देखना है और लास्ट तक देखना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग आए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, क्या है, तो द एक्सपेरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखी है। ये हर साल के यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछा जाने वाला प्रश्न प्यारे साथियों। हर एक साल में यह हर एक शिफ्टों में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किसने लिखी है, तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न लगातार हर एक शिफ्टों में और हर एक एग्जाम में यानी यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। और ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के मिलेंगे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं जो कि आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। प्यारे साथियों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने, क्या है, तो निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी, यानी पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद लिखी। क्या है, तो स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ की प्रसिद्ध, क्या है, तो प्रसिद्ध पुस्तक विक्स ऑफ फायर, क्या है, तो विक्स ऑफ फायर किसमें किसकी आत्मकथा है, तो ये आपका एपीजे अब्दुल कलाम क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह बुक है यानी आत्मकथा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट सारे प्रश्न पे रहते हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगला प्रश्न पे रहते हो कि वॉलीबॉल, क्या है, तो वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वॉलीबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है पे रहते हो, तो ये आपका नेपाल राज्य का है। श्रीलंका का पूछेगा तो वॉलीबॉल, नेपाल का पूछेगा तो दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दोनों का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है प्यारे साथियों क्या है, तो ये आपका बेसबॉल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बेसबॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न प्यार से कि थॉमस कप, क्या है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किस खेल से है, तो बैडमिंटन से आपका थॉमस कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यार साथियों। प्रश्न की संगाई महोत्सव, क्या है, तो संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है, यानी संगाई महोत्सव किस राज्य का त्योहार है, ऐसे भी पूछ सकते हैं प्यार साथियों। तो संगाई महोत्सव किस देश में मनाया यानी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो ये आपका मणिपुर में है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का ये प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों कि ओणम, क्या है, ओणम किस राज्य का यानी ओणम किस राज्य का प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये किसका है, तो ये केरल राज्य का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। क्या, तो ओणम किस राज्य का खेल है प्यारे साथियों, तो ये सॉरी ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो आपका केरल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों।
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय जो शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। कौन सा? तो कथक लोक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश राज्य का। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में क्या है? तो हाल ही में ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है। ये आपका 2023 में प्रश्न पूछा गया था साथियों कि ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है फिर से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूबा देश नहीं बना था। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या है? तो इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें देखिए सार्क का सदस्य किसमें नहीं है? ये आपका 21 में पूछा गया और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो सार्क देश का सदस्य कौन सा नहीं है साथियों? तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर कौन सा? तो म्यांमार देश आपका सार्क का सदस्य नहीं है। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट सारे प्रश्न पे साथियों, और वीडियो को आपको कम से कम 2 या 3 बार देख के जाना है साथियों। देखिए प्रश्न है कि भारत में क्या है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक दिवस होता है पैसा, तो ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। कब? तो 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके प्रश्न पूछा चुका है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ये लगभग आपकी क्लास ज़्यादातर देर तक होने वाली है, तो वीडियो को आपको एंड तक बहुत ही अच्छे तरीके से देखते चलना है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न हम लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत में क्या है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका 14 दिसंबर हो जाएगा। 14 दिसंबर को किस तिथि के मनाते हैं? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। ये हम लोग का प्रश्न होने वाला है कि प्रश्न है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या है? तो विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस? प्यारे साथियों एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा? तो 24 अक्टूबर को विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस दिन को भारतीय वायुसेना क्या है? तो किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न हम लोग का है कि हिंदी दिवस क्या है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है कब? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का यह है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? यानी विधान परिषद किस राज्य में है? तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक में क्या है? तो विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यह है कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान का सफेद शहर किसको कहा जाता है? तो ये आपका उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो भारत का पहला राज्य ना जो भाषा के आधार पर बना था, तो यह कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहेंगे कि निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से पोलैंड की क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपका जेआरटी है। क्या है? जेलाटी आपका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पोलैंड का मुद्रा क्या है? तो जेलाटी आपका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल क्या है? तो इजराइल की राजधानी, यानी इजराइल की राजधानी क्या है? तो इजराइल की राजधानी होती है साथियों यरूशलेम, यानी जेरूशलेम इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जेरूशलेम इजराइल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूला क्या है? तो पूला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पूला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो ये आपका किस राज्य का साथियों? पूला जो मुद्रा है आपका किस राज्य का है? तो ये आपका है, किसका है? तो बोस्तावाना क्या है?
बोत्सवाना का जो आपका मुद्रा है क्या है, तो पूला आपका मुद्रा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग कहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये छपने वाला प्रश्न है साथियों। तो ये कौन सा राज्य है, तो ये आपका बांग्लादेश राज्य है, जो कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी भारत देश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आज का होने वाला है। प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न की स्वीडन क्या है, तो स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है। तो स्वीडन की राजधानी का जो नाम है क्या है साथियों। एग्जाम में कई बार प्रश्न राजधानी से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। क्या है, तो स्टॉकहोम आपका स्वीडन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण साम्राज्य क्या, तो पूर्ण स्वराज्य पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये किस किस अधिवेशन में किया गया था साथियों। ये प्रश्न बार बार पूछा चुका था। ये आपका लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सारे प्रश्न प्यारे साथियों प्रीवियस ईयर के हैं और यही इस साल के एग्जाम में छपने वाले, यानी 6 और 7 को जिनका भी एग्जाम है वो इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देख जाए, क्योंकि इसमें से ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन क्या है, तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। तो साइमन कमीशन जो प्रथम बार आया था प्यारे साथियों, ये आपका 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो ये आपका 1928 में आया था। लगातार हर एक एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऐसा था कि इनमें से किसे भारत के क्या है, तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये जानते हैं दादा भाई नवरोजी को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा किसको, तो दादा भाई नवरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन क्या है, तो भूदान आंदोलन या ग्राम सेवा आंदोलन, इसको कुछ भी कर सकते हैं। भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो किया गया था विनोबा भावे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे के द्वारा ये भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर क्या, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। कई बार परीक्षाओं में पेट के एग्जाम में कई बार पूछा चुका है, और जिनका भी मेरे भाई ये कई बार बोल चुका हूँ कि 6 और 7 को एग्जाम में इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देख के जाना है, क्योंकि यही प्रश्न सारे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इसी टाइप के प्रश्न आएंगे साथियों, और इसमें से भी रिपीट करने का 100% चांस है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ है कि करो या मरो क्या है, तो करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो दिया था साथियों, किसने दिया था, महात्मा गांधी ने किया था। कहा गया था 1942 का जब आंदोलन हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न की प्रसिद्ध क्या है, प्रसिद्ध युद्ध क्या है, तो प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली, यानी दिल्ली चलो किसने दिया था। दिल्ली चलो जो नारा दिया गया था साथियों, ये आपका किसने दिया गया था, तो ये दिल्ली चलो जो दिल्ली चलो नारा दिया गया था साथियों, ये किसके द्वारा दिया गया था, इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है साथियों हम लोग का। अगला जो प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। हिंद स्वराज की पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। किसने, तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। यानी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे श्री राजगोपालचारी। क्या, तो श्री राजगोपालचारी थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों।
एग्जाम के लिए सारे प्रश्न इंपोर्टेंट होने वाले प्यारे साथियों, क्योंकि यही प्रश्न छपने वाला है। इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, और सारे क्वेश्चनों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है साथियों। देखिए प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था साथियों, तो ये लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर। कौन सा, तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का समर्थक था, यानी यही हड़प नीति लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट प्रश्न की बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल क्या है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये था वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिराजुद्दौला क्या है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ये आपका प्लासी का युद्ध में पराजित हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो ये 1757 में आपका युद्ध हुआ था। वही पूछेगा कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध आपका 1764 में हुआ था। दोनों पॉइंटों को आपको याद रखें। वांडीवास का युद्ध यानी 60 में हुआ था, 1760 में आपका 1560 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए स्पेशल होने वाला है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे साथियों। यही प्रश्न आपके बार बार पूछे जाने का चांसेस 100% प्यार साथियों। प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत का पर शासन किनका चला था, ये मुगल सम्राटों का चल रहा था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुगल सम्राटों का शासन उस टाइम चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, और इंपोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों की, प्रश्न है मेरे भाई की, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत क्या है। तो छापामार गोरिल्ला, छापामार गोरिल्ला रणनीति थी। छापामार गोरिल्ला युद्ध किनके यानी किसके ताकत में हुई थी, यानी यह हुई थी मराठा साम्राज्य के द्वारा। किसमें, तो मराठा साम्राज्य के द्वारा आपका छापेमार और गोरिल्ला युद्ध कई बार परीक्षाओं में पूछा था। और ये इंपोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आपके छपने वाला है। ये प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया 2022 का प्रश्न है, और इस 25 में भी आने का चांस है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है प्यारे साथियों की, प्रश्न है कि निम्न में से क्या है। तो निम्न में से कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे, यानी कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये तुकाराम जी थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुकाराम जी थे शिवाजी के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, इसमें टोटल हम लोग 200 प्रश्न देखने वाले प्यारे साथियों। यही प्रश्न आपका छपने वाला है। प्रश्न है कि जजिया कर क्या है। तो जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम बताइए। जजिया कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। किसने लगाया था, तो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया गया साथियों। कई बार यह परीक्षाओं में लगातार प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस यानी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में पूछा चुका है। एग्जाम के लिए सारे प्रश्न आपके इंपोर्टेंट होने वाले हैं प्यारे साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न है कि मुगल सम्राट बाबर क्या है। तो मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगी को हराया गया था। तो राणा सांगा को कब हराया गया था बाबर ने, तो ये खानवा के युद्ध में हराया गया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था साथियों, तो खानवा का युद्ध आपका कब हुआ था, तो ये 1528 में खानवा का युद्ध हुआ था। और 1526 में पानीपत का, यानी 1526 में पानीपत का युद्ध और 1528 में खानवा का युद्ध। 1500 आपका 1529 में, देखिए 1526 और 1527 में खानवा का युद्ध। 1528 में आपका क्या हुआ था, तो 28 में आपका हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में। वही आपका पूछा जाएगा कि चंदेरी का युद्ध तो 1528 में, और घाघरा का युद्ध पूछेगा तो आपका 1529 में। ये चारों पॉइंटों को याद रखना है। ये चारों पॉइंट आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित, यानी किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हम लोग है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो यानी खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है, यानी खजुराहो की जो मूर्ति कलाएं किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका मध्य प्रदेश एमपी में खजुराहो की आपका क्या है, तो मूर्ति कलाएं स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग है कि निम्नलिखित में से क्या है। तो निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था ताम्र पसार युग में, यानी ताम्र पसार युग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ताम्र पसार में आपका तांबे की पहली बार आपका
स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रश्न की पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई? पंचतंत्र की जो कथाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपका विष्णुगुप्त द्वारा। यही पूछेगा कि रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी? तो रामचरित क्या है? तो रामचरितमानस आपका मानस आपका किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपका तुलसीदास के द्वारा। यही पूछेगा कि पंचतंत्र किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? तो रामायण लिखा था। रामायण वाल्मीकि जी ने, और वेद व्यास ने क्या लिखा? तो ये महाभारत लिखा था। ये भी आपको पॉइंटों को याद रखना है। क्या है? तो महाभारत आपका वेद व्यास ने लिखा था। इस सारे पॉइंटों को आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी क्या है? तो महावीर स्वामी को जीन क्या है? तो जीन के नाम से जाना जाता है। यानी जीन का क्या अर्थ है? यानी जीन का क्या अर्थ है? तो ये जीन का अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। जी का मतलब आपका विजेता होता है। एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए साथियों, और ये प्रश्न आपके 2023 में पूछा चुका है यूपी ट्रिपल एस यानी पेट के एग्जाम में। मेरे भाई जिनका भी सेंटर इस बार, तो जिनका भी मेरे भाई पेट का सेंटर बहुत दूर तक हुआ है, तो आप लोग को एक दिन पहले से वहाँ पे जाके जरूर चले जाना है, नहीं तो आपका एग्जाम थोड़ा मतलब जाने में प्रॉब्लम होती है साथियों। तो आपको अच्छे तरीके से एक दिन पहले ही चले जाना है, और सारे प्रश्नों को आपको अच्छे कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन क्या है? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी क्या? तो थानेश्वर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थानेश्वर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में क्या है? तो किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों की नवरत्न क्या है? तो नवरत्न के रूप में अलंकित किया गया था। तो यानी किस किस नव पूछा जाएगा प्रश्न कि नवरत्न की आपका किस विद्यालयों में यानी नवरत्न की कुंडली रहती थी? तो ये आपका समुद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये रहती थी। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट साथियों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन क्या है? तो मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका क्या है? तो इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक हैं आपका मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर क्या है? तो मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का मौलिक जो आपका क्या है? तो मौलिक सिद्धांत क्या होता है साथियों? तो जैन धर्म में कौन सी चलती है? देखिए इसमें आपके जैन धर्म में 5 तरह के आपका तंत्र पाए जाते हैं। 5 तरह के तंत्र पाए जाते हैं साथियों, और ये आपका पाया जाता है। एक तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अहिंसा हो जाएगा। लेकिन इसमें 5 पाए जाते हैं। एक तो आपका अहिंसा हो गई, एक आपका अहिंसा, एक आपका सत्य, एक आपका सत्य, एक आपका अस्तेय, एक आपका अस्तेय हो जाएगा, और आपका एक हो जाएगा अपरिग्रह। क्या? तो अपरिग्रह, और एक आपका क्या हो जाएगा? एक आपका बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। यही आपका 5 पॉइंट आपका किसमें? तो जैन धर्म में लिखा गया है। क्या है? तो जैन धर्म में लिखा गया है। देखिए इस अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ की नियुक्ति किया गया था? किस स्थल पर महिलाओं की संघ की क्या? तो संघ की नियुक्ति किए गए थे। तो ये आपका वैशाली में किया गया था। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर है। कहाँ पे? तो वैशाली में आपका किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, और सारे प्रश्न आपके प्यारे साथियों एग्जाम में छपने वाले हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपने का चांस है प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है? तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था जहांगीर में। कहाँ गया था? तो जहांगीर में आपका बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है साथियों। कई बार परीक्षाओं में आपके बौद्ध समिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट पर साथियों, सारे प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे चुके हैं साथियों। प्रश्न है कि गौतम बुद्ध क्या है? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। यानी सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, उस उपदेश को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा इसको कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न ये साथियों कि गौतम बुद्ध क्या है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान
ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, 100% इसको स्टार लगेगी क्योंकि ये प्रश्न आपके छपने वाले हैं। स्टार लगेगी कि किस तट पर ज्ञान प्राप्त हुई थी, तो ये आपका किस तट पे इनको प्राप्त हुआ था, तो ये निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए प्रश्न क्या है कि ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि क्या है, एक ऋषि और किन दो नदियों के बीच संवाद है, तो ये आपका ब्यास और सतलज, यानी ब्यास और सतलज नदी के बीच क्या है, तो बीच संवाद किया गया था, यानी विश्वामित्र ऋषि द्वारा इन्हीं दो नदियों के, ब्यास और सतलज दोनों नदियों के किया गया, संवाद किया गया था। एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पूछे चुके हैं साथियों, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो अपने भाइयों को शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, और चैनल पे नहीं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। देखिए अगला प्रश्न कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए, तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है साथियों, तो ये आपका लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो लोथल एक बंदरगाह है आपके हड़प्पा का बंदरगाह है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी का सबसे बड़ा अतः स्थलीय जल निकाय है, क्या है, तो सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है, तो ये आपका सबसे बड़ा जो जल निकाय है साथियों, ये आपका कैप्सियन सागर है, क्या है, तो कैप्सियन सागर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षाओं में आपके पेट के एग्जाम में पूछा लगे तो स्टार लगा लीजिए क्योंकि यही प्रश्न आपके छपने वाले हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि लोक यानी लोक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया की निम्नलिखित में से किस देश में है, तो लोक तुर्काना किस किस देश में है साथियों, तो ये आपका केन्या देश में, किसमें, तो केन्या देश में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल क्या है, तो आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है, तो कौन सा बौना ग्रह प्यार साथियों किसको बोलते हैं, तो ये आपका बौना ग्रह कौन सा है, तो बौना ग्रह आपका प्लूटो हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का जो सबसे नजदीक होता है ये आपका सूर्य है साथियों। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है, तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह होता है आपका कौन सा होता है, तो यहाँ पे बुध होता है, यही ग्रह आपका बुध ग्रह होता है। और सबसे लास्ट में पूछेगा साथियों, तो ये आपका अरुण और बरुण सबसे लास्ट में, सबसे छोटा कौन सा, तो बौना ग्रह पूछा जाता है साथियों ये प्रश्न। और सेंटर में पूछेगा कौन सा, तो सेंटर में आपका कौन सा, तो बृहस्पति। आपको याद रखना है पॉइंटों को, सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी टाइम जोन में विभाजित किया गया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। और स्टार लेंगे 100% छपने वाला चांस है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि कितने काल क्षेत्रों में टाइम जोन में विभाजित किया है, तो ये आपका 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रियाद क्या है, तो रियाद किस देश का राजधानी है, तो रियाद आपका किस देश की राजधानी है, तो ये आपका सऊदी अरब की। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, यानी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किस एक जंगल को जानते हैं, तो ये आपका अमेजन का जंगल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा साथियों। बहुत ही हम लोग फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर आपको अगर 2x पे देखना है तो 2x पे देखिए, लेकिन इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार देख के जरूर जाइए क्योंकि यही प्रश्न आपके छपने वाला है साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आपका है कि भरतपुर क्या है, तो भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य है उसका नाम है क्या है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर क्या है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान आपका, ये आपका कहाँ है, तो भरतपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न की स्वर्ण क्रांति क्या है, तो स्वर्ण क्रांति भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि में विकास के लिए जिम्मेदार है, तो स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बागवानी क्षेत्र में कौन सी क्रांति पाई जाती है, तो बागवानी क्षेत्र में आपकी स्वर्ण क्रांति पाई जाती है प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न है प्यारे साथियों कि भारतीय मानक समय क्या है, तो ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में आगे है, यानी ये प्रश्न समझ लो कि आपके 99% छपने वाले हैं। क्या है, 100% समझ लो कि छपने वाले प्रश्न, और स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पेट के
प्रश्न पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 5.5 घंटा आगे, यानी 5.5 घंटा ये आपका आगे रहती है हमेशा। ये आपका मानक समय से प्रश्न पूछा जाएगा 100% साथियों। तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से कवर करके जाना है साथियों। प्रश्न की ग्रीष्म काल क्या है, तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है। तो क्या कहते हैं इसे, तो इसे लू कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, इसको लू कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा राज्य है, तो सबसे राज्य जो छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको याद रखना है साथियों कि सबसे छोटा राज्य आपका गोवा और सबसे बड़ा आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न की भारत की मानक यानी मानक आपका यमोत्तर रेखा है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न साथियों, ये भी आपको 100% छपने वाला है। इसको भी स्टार लगा लीजिए, इसको प्रश्न को भी स्टार लगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके आने वाला है। तो ये क्या है, तो 42 यानी 82 डिग्री 30 डिग्री यानी 82 30 आपका पूर्वी देशांतर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपका ये की है, तो ये आपका ये दोनों आपका सही होगा। तो सॉरी, ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। आपकी 82 30 पूर्वी देशांतर, यही आपका आंसर होता है। ये प्रश्न आपके 100% छपने वाला है साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जरूर, और लाइक और शेयर करते रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना साथियों। लगभग हम लोग का 200 प्रश्न होने वाला है प्यारे साथियों। तो आपको अच्छे तरीके से देखने चलता है, सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है साथियों, तो आपका कौन सा, म्यांमार है, मालदीव है, चीन है, आपका यूएई आपका पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं प्यारे साथियों। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है और लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है। ये कितना हो जाए, तो ये 5 राज्य आपका साझा करते हैं। ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। तो ब्राउन कोयला किसको कहा जाता है साथियों, ये आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये आपको कहा जाता है निग्न लिग्ना नाइट, यानी निग्न नाइट को कहा जाता है। लिग्न नाइट को आपको क्या कहा जाता है, तो ब्राउन कोयले के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला हम लोग का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में क्या है, तो हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। तो किस राज्य में हाल ही में यूनियन खंडार भरण, ये आपका 2022 का प्रश्न है प्यारे साथियों। तो किस देश में पाया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान राज्य में पाया गया था। ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे थे और कैसा कैसा आपका लेवल होने वाला है। इसी लेवल के साथ इसमें भी 2025 में भी प्रश्न पूछा जाएगा, और यही प्रश्न में इसमें से भी प्रश्न आपके रिपीटेड कई प्रश्न होने वाले हैं साथियों। देखिए प्रश्न है कि राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। तो किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है साथियों, तो ये किस प्रकार का पाए थे, रोजी पिंक यानी गुलाबी ग्रेनाइट आपका राजस्थान राज्य में पाए थे। और जयपुर को पिंक सिटी के भी नाम से यानी गुलाबी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयपुर राज्य को जाना जाता है। प्रश्न आपके पूछा जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग का यह होने वाला है साथियों। अगला प्रश्न है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सागौन के जो जंगल है सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश राज्य में आपके सबसे ज्यादा सागौन के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में क्या है, तो 1936 में पहली बार भारत में वन प्रकारों की वर्गीकरण किया गया था। तो ये किया गया था किसने, तो सर H.G. चैंपियन ने। ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये आपका 2023 में प्रश्न पूछा चुका है, और स्टार लगेगा क्योंकि यही प्रश्न आपके ऐसे इस टाइप के प्रश्न आपके छपने वाले हैं प्यारे साथियों। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों हम लोग का,
अगला प्रश्न है कि मिलल क्या है, तो मिलम मलेशियर क्या है, तो मिलल ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो मिलन ग्लेशियर ये किस राज्य में स्थित है साथियों। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है। तो ये किस राज्य में, तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी उत्तराखंड ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। देखिए ये प्रश्न आपके प्रश्न पूछा है कि उड़िया क्या है, तो उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये यूपीएससी ट्रिपल यानी 2023 में प्रश्न पूछा चुका है साथियों, किस राज्य में है, तो उड़िया पठार आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ, तो राजस्थान राज्य में उड़िया पठार आपकी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हम लोग कहीं है कि प्रश्न है कि अरावली पर्वत क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो शिखर है आपका गुरु शिखर का है, कौन सी, तो अरावली पर्वत की जो सबसे बड़ी चोटी है कौन सी है, तो गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है और ये भी प्रश्न आपके सारे एग्जाम में छपने वाले हैं और ये भी आपके प्रश्न पूछा जाएगा। स्टार लगा लिए प्यारे साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न है कि क्या, तो सलाल क्या है, तो सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है। तो सलाल पन बिजली परियोजना आपके किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपके कौन सी नदी पे स्थित है प्यारे साथियों, तो ये आपका चिनाब नदी के स्थित है, यानी ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर कि चिनाब नदी पे कौन सा स्थित है, तो सलाल पन बिजली परियोजना आपका स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यह है कि नागार्जुन सागर क्या है, तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध है ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, कौन सी नदी पे, तो कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन सागर बांध स्थित है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए स्पेशल होने पर साथियों, लगभग हम लोग 200 प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो सबसे जो बड़ा नदी द्वीप है प्यारे साथियों कौन सा है, तो ये आपका कौन सा है, तो मांजुली द्वीप है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर कौन सी, तो मांजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। मोस्ट एमपी प्रश्न, स्टार लगा लीजिए, ये प्रश्न आपके छपने वाला है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, ये आपका कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो चूहा है गलत हो जाएगा, हाथी है गलत हो जाएगा, डॉल्फिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। व्हेल मत माना, इसका करेक्ट आंसर जो सबसे बुद्धिमान होता है ये आपका डॉल्फिन होता है। डॉल्फिन मछली यानी सबसे यानी क्या होती है, तो बुद्धिमान आपको होती है। ऑप्शन में इसका डी करेक्ट होने वाला है आंसर साथियों। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है कि पादप कोशिका क्या है, तो पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। किससे बनी होती है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्यूलोज से आपकी बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न है साथियों, पायरिया क्या है, तो पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग होता है। तो जो पायरिया जो रोग होता है साथियों, ये किसका रोग होता है, तो ये मसूड़ों का रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, किसका रोग होता है, तो मसूड़ों का रोग पायरिया होता है। एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं प्यारे साथियों, और सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न है कि नींबू का खट्टा क्या है, तो नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो नींबू का जो खट्टा होता है ये आपका किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपका साइट्रिक अम्ल के कारण ये खट्टा होता है। जैसे नींबू पूछा, कभी आंवला पूछ देगा साथियों, कभी आपका संतरा पूछ देगा। तो जितने सारे खट्टे हैं क्या, तो जितने आपके सारे खट्टे यानी फ्रूट हैं उसमें कौन सा यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सारे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार एक का कोलाइड है, किस प्रकार का एक कोलाइड है, तो ये घन सोल की तरह एक कोलाइड है। क्या है, तो घन सोल की तरह कोलाइड होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। कौन सा वनस्पति में रेशा नहीं होता है साथियों, ये भी कई बार आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका था। ये किस में नहीं होता है, तो नायलॉन में होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर है। किसमें, तो नायलॉन में यानी नायलॉन में रेशा नहीं होती है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे चुके हैं साथियों।
देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो वॉशिंग सोडा क्या है, तो वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, तो वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है साथियों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम यानी सोडियम यहाँ पर रहेगा साथियों, सोडियम कार्बोनेट, इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट का क्या है, तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार या बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो कार या बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड आपका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या है, तो निम्न में से किस देश को ग्रीन हाउस यानी निम्न में से किस यहाँ पे देश नहीं, निम्न में से किसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना है, किसको ग्रीन हाउस के रूप में नहीं जाना है, तो इसमें से कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को जाना है, नाइट्रस ऑक्साइड को जाना है, मेथेन को जाना है, इसमें जो आर्गन है साथियों इसको ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जाना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है, तो एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने के लिए एक प्रक्रिया है, तो इसको क्या कहते हैं साथियों, तो इसको क्या कहते हैं, तो क्या कहता है, तो इसको पता है एनोडाइजिंग, क्या कहता है, तो एनोडाइजिंग ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। प्यारे साथियों सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है, प्रश्न कि 18 कैरेट सोने खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है, 18 कैरेट जो सोने का प्रतिशत होता है आपका कितना प्रतिशत होता है, तो ये आपका 75% होता है, कौन सा प्रतिशत, 75%, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। शुद्ध सोने में कितने, तो शुद्ध सोने में आपका 24 कैरेट होता है, यह भी पॉइंट को आपको याद रखना है। प्रश्न है कि आग के पास किस रसायन यानी आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 क्या है, तो CO2 गैस निकलता है, तो किसका यानी सूखा पाउडर छोड़ने से CO2 गैस निकलता है प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा चुका है और लगातार प्रश्न यही छपने का चांस रहता है प्यारे साथियों, तो किसका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण यानी सूखा पाउडर छोड़ने की निकल यानी CO2 निकलता है, ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, तो ब्लीचिंग जो पाउडर का रासायनिक नाम होता है CaOCl2 यानी CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड, क्या, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो क्या है, तो रासायनिक नाम है CaOCl2 इसका क्या है, तो इसका सूत्र है, ये भी प्रश्न आपके कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है कि एक हार्स पावर क्या है, तो एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है, एक हार्स पावर जो कितने वाट के लगभग बराबर होता है, ये आपका 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो इसको जरूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। प्रश्न है कि तारों का रंग यानी तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया था, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है साथियों, तो ये उसके तापमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, ठोस चालक में कौन सी धारा वाहक होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका होते हैं, कौन सा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से क्या है, तो निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में एक रंग नहीं है, तो 7 रंगों में एक रंग कैसे इसको याद करते हैं, तो बैनिया फिनाला यानी बैनिया फिनाला यानी बैगनी भी है, नारंगी भी है, नीला भी, यानी सफेद उसमें नहीं आता है, इसमें सफेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, तो बैनिया फिनाला से आपको याद रखना है सारे रंगों को। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि तारों के चमकने का कारण होता है, यानी तारों के चमकने का कारण क्या होता है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अपवर्तन, हमेशा अपवर्तन याद रखना है आपको, तो अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, लगातार पूछे जाते हैं कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, किसी लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, तारों का चमकना नहीं अपवर्तन के कारण, सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है प्यारे साथियों। और प्रकीर्णन के कारण यानी नीला रंग क्या होता है, पर पूछे कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, तो
आपको प्रकीर्णन के कारण आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि लैक्टोमीटर क्या है, तो लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध नियत पर कार्य करता है। तो ये लैक्टोमीटर जो होता है साथियों आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा काम करता है, तो ये लैक्टोमीटर काम करता है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए स्पेशल में साथियों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ही करना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछने का चांस है साथियों। देखिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष का एक माप है, प्रकाश वर्ष का एक माप क्या है, तो प्रकाश वर्ष एक तारकीय दूरी का मात्रक, यानी दूरी का मात्रक कौन सा होता है, दूरी का, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है, दूरी। ये पॉइंट आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक ओम होता है, इस तरह का इसका क्या होता है, तो इस तरह का आपका चित्र बनाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है आपका ओम होता है। ये प्रश्न आपके 2021 में प्रश्न पूछा चुका है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होने वाले साथियों। प्रश्न क्या है, प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये आपका दहेग में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका दहेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय से आपके प्रश्न बार बार परीक्षा में यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछे गए थे। सारे प्रश्न को कवर करने वाले साथियों। प्रश्न क्या है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा चुका है साथियों, तो किसके द्वारा दी गई थी, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर है। किससे, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ये आपका क्या, तो ये आपका अंतिम स्वीकृति यानी योजना दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस संक्रमण को गाडविल योजना, यानी गाडविल योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका किसकी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना से आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न यही सारे हैं प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न पूछा गया कि योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष थे, यानी योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन था प्यारे साथियों, तो ये कौन था, तो ये प्रश्न आपके लगभग हर एक शिफ्टों में पूछा गया था साथियों। तो ये कौन था, तो ये आपका श्री मोटेक सिंह अल क्या है, तो अहलुवालिया क्या है, तो अल ऐसा ऐसा नाम भी रहता है साथियों। देखिए कौन सा है, तो अहलुवालिया का है, तो अहलुवालिया इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न की स्थिरता के साथ क्या है, तो स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी साथियों, तो ये की गई थी आपके कौन सी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। कौन सी योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या है, तो निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति क्या है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है साथियों, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा है, तो ये लगातार प्रश्न पूछने का चांस है। तो ये एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। एग्जाम में कई बार यह प्रश्न लगातार पूछा गया है, और इस बार ये स्टार लगा लीजिए प्रश्न छपने वाला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति क्या है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो भारत में जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कहते हैं वर्गीस कुरियर। किसको, तो वर्गीस कुरियर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्गीस कुरियर को कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न है कि किसके यानी किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश यानी निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो किसकी बढ़ने से जो आपका वृद्धि अधिक संभावना होगी, तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी नई नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति पे क्या है, तो अधिक संभावना होगी, यानी वृद्धि होने की सबसे अधिक संभावना होगी। सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों, और ये सारे प्रश्न आपके इस बार के छपने वाले एग्जाम में हैं। प्रश्न है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक को राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। देखिए सबसे पहले आपको 14 राष्ट्रीयकरण बैंकों का क्या कहता है, 14 राष्ट्रीयकरण बैंक का क्या कहता है, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें से कौन सा बैंक नहीं है साथियों, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है। तो इसमें से कौन सा बैंक नहीं है, तो देखिए देना बैंक है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका विजया बैंक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजया बैंक आपका नहीं है। और प्रश्न पूछा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
देखिए प्रश्न ये भी पूछा गया था कि क्या है, तो 1969 में कितने यानी कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये भी बताएं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि 100 रुपये क्या है, तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है साथियों? तो 100 रुपये का नोट आपका आरबीआई के द्वारा आपका होता है। बाकी प्रश्न पूछेगा कि देखिए 1 रुपये के नोट यानी 1 रुपये के नोट पे वित्त सचिव का होता है, लेकिन सारे प्रश्न आपका 2, 3 जितने प्रश्न रहे 100, 2000, 300 ये आरबीआई का क्या होता है? तो आरबीआई का हस्ताक्षर सिर्फ 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का ही नहीं हस्ताक्षर होता है, बाकी सारा आरबीआई का आपका होता है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है कि 1991 में क्या है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण क्या है, तो उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था साथियों? तो ये आपका वैश्वीकरण था। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? तो वैश्वीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है साथियों? तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा साथियों? तो प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा चुका है साथियों। देखिए प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रव्यापी क्या है, तो राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी प्रस्तावित किया गया था? तो जीएसटी का जो विचार प्रस्तावित किया था ये केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, किसका? तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा आपका जीएसटी का विचार प्रतिपादित किया गया था। ये पॉइंट आपको कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। एग्जाम में सारे प्रश्न आपके पेट में पूछा गया और ये आपका 23 में प्रश्न पूछा गया है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कहते हैं? तो भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक किसे कहते हैं? तो साथियों ये एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं। किसको? तो एम विश्वेश्वरैया को आर्थिक नियोजन का जनक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो इसे शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब इसे करना भूलिएगा मत। इस वीडियो को कम से कम 2x करके 2 या 3 बार जरूर देखना है साथियों। सारे प्रश्न आपके पेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी यानी 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? कौन सा है? तो ये रिलायंस जियो आपका ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर। ये आपका 21 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर रिलायंस जियो। और इस टाइम भी कौन सी, तो रिलायंस जियो ही आपका है, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है साथियों? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न पेश साथियों, तो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्या? तो प्रस्ताव यानी उद्देश्य, जो प्रस्ताव किसने उद्देश्य था यानी प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन में इसका एक करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय क्या है, तो भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी क्या है, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है यानी किस संविधान से लिया यानी किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया था आयरलैंड से। किससे? तो आयरलैंड से लिया गया। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और स्टार लगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला 100% है प्यारे साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में इसी टाइप के छपने वाले हैं, तो सारे प्रश्नों को आपको कवर करते चलना है प्यारे साथियों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्या है, तो कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 14 यानी अनुच्छेद 40 करता है। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, क्योंकि आपके लिए जब हम इतना मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए भी कुछ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइकों से हमको बहुत मोटिवेशन होता है प्यारे साथियों। तो वीडियो को आपको जरूर शेयर करना है और लाइक करना ही करना है। जितने मेरे भाई पेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं और जिन भी भाई का 6 और 7 तारीख को एग्जाम है, कम से कम वीडियो को लगातार देखना ही देखना है 2-3 बार, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं से फंसेंगे आपके प्यारे साथियों और आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से क्या है, तो निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो क्या करता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या कर हो जाएगा साथियों कि राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत यानी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या करते हैं, तो आर्थिक न्याय न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार, क्या है तो मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है, तो ये आपका अनुच्छेद 359 के तहत, यानी ऑप्शन में इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके तहत आपको मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों, क्या है तो अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण के लिए है। तो यानी अल्पसंख्यकों के हित के लिए किस है, तो ये आपका अनुच्छेद 29 है। क्या है तो अनुच्छेद 29 है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि अल्पसंख्यकों की किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद किस में है, तो अनुच्छेद आपका 29 में, छुआछूत जिसको बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से, क्या है निम्न में से किसके मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है, कि यानी मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो ये भाग आपका 4 का ए में इसको उल्लेखित यानी रखा गया है। आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके छपने वाले, स्टार लगा लिए साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो निम्नलिखित में से, क्या है तो निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है, तो किसके पास होती है साथियों, तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पर क्या होती है, तो ये लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है, सिर्फ ये राष्ट्रपति के पास होगी साथियों, और किसी के पास नहीं होती है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे चुके हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, तो ये आपका थे गणेश मालवंकर। क्या तो गणेश मालवंकर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए साथियों, यही सारे प्रश्न आपके इस बार भी एग्जाम में छपने का चांस है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न की लोकसभा क्या है, तो लोकसभा के पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, ये भी आपके एग्जाम में छपने वाला है। एक आपका आयु से प्रश्न पूछा है कि इसकी आयु कितनी होती है, कितना होता है, तो ये प्रश्न आपके छपने वाला है। देखिए जो आपका प्रधान बनने की आयु 21 वर्ष होता है, और वोट देने का अधिकार आपका 18 वर्ष होता है। यही आपका प्रश्न पूछा है कि 25 वर्ष किसके लिए, तो 25 वर्ष आपका लोकसभा का, यानी लोकसभा की आयु कितनी वर्ष होती है, तो आपका 25 वर्ष होती है। कई बार परीक्षा में पूछेगा, और राज्यसभा का 30 वर्ष। आपको पॉइंट सारे अच्छे तरीके से याद करके जाना है साथियों। देखिए ये प्रश्न है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के जो चुने गए सदस्यों का काल यानी 1/3, यानी 1/3 यानी 1/3 यानी 6 वर्ष होता है। क्या, तो 1/3 यानी 6 वर्ष आपका होता है साथियों। ये पॉइंट आपको याद रखना है, सॉरी 1/2 यानी आपका 2-2 वर्ष का होता है, 2-2 वर्ष का होता है, तो 1/3 रहेगा आपका। ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों, प्रश्न कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा चुका है पेट में, तो इसको भी आपको स्टार लगाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके छपने वाला है। तो कितनी होती है टोटल संख्या आपका, तो टोटल संख्या आपका 550 होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 245, क्या है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्यकाल है। तो ये क्या कार्यकाल होता है इसका साथियों, तो कानून बनाना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, तो कानून बनाना इसका कार्यकाल होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक जरूर करना है साथियों। यही प्रश्न आपके इस साल के एग्जाम में छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से, क्या है तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक है, तो धन विधेयक को परिभाषित करता है। कौन सा है, तो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। किसको, तो अनुच्छेद 110 धन विवादित को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न कि भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, तो ये आपका आर्टिकल आपका 75 के तहत की जाती है। यानी नियुक्ति कितने, तो 75, आर्टिकल 75, यानी आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपको याद रखना है पॉइंटों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न छपने वाला है।
तो सर्वोच्च न्यायालय पूछेगा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के लिए कितना, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए 124 और उच्च न्यायालय के लिए 214। ये भी पॉइंट याद करें कि उच्च न्यायालय के लिए आपका 214 और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 124। दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या है, तो निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। यानी ये प्रश्न कई बार आपके यूपीएससी में, सॉरी यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा चुका है। यानी पेट में पूछा कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी सही आयु कितनी होती है, ये आपका 65 वर्ष होती है। कितनी, तो 65 वर्ष होती है। ये प्रश्न आपके छपने वाले हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर से राज्यपाल सदन को संदेश भेजा सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये अनुच्छेद आपका 175 के तहत इसका क्या क्या है, तो ये संदेश भेज सकता है। ऑप्शन में इसका सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत क्या है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों, तो ये आपका सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और ये हम लोग का आज का कौन सा है, तो अब हम लोग का लास्ट प्रश्न होने वाला है प्यारे साथियों। प्रश्न है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा रखी गई है। और ये हम लोग का आज का सबसे लास्ट प्रश्न है। 200 प्रश्न हम लोग कवर कर चुके हैं साथियों। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे साथियों। 200 प्रश्नों को आपको कम से कम 2 या 3 बार 2x पे करके देखना ही देखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों ये आपके एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है और ये महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न हैं साथियों। यही प्रश्न आपके इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस के जो प्रश्न है आपको 100% इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए जो सबसे लास्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के क्षोभ मंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है, ये भी हम इसको बता देते हैं साथियों। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा होती है। ये भी पॉइंट को आपको लिख लीजिए। और यही सारे के सारे आपके प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है साथियों, क्योंकि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।